पीएम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, इसको लेकर विपक्ष है तोबा मचा रहा है। पीएम का जाना हर जगह जरूरी है? देखिए, पीएम का जाना हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अनेक राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो एक दिन कुछ घंटे मणिपुर बिताने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मणिपुर इस समय एक क्लासिक केस हो गया है कि अगर देश की आप विविधता को नहीं समझेंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज हम बात करेंगे आरजेडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं करुणासागर जी, इनसे मणिपुर के बारे में, जहां पर लगातार हिंसा जारी है, हिंसा में धधक रहा है मणिपुर, लेकिन खबरिया चैनलों पर कहीं भी खबर आपको दिखाई नहीं देती है। क्या कारण है इतनी हिंसा वहां पर जारी है? देखिए श्रीकांत जी, हमने मणिपुर में काम करने वाले बहुत सारे अधिकारियों से बात किया, बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले काम किया है, और समझने की कोशिश की कि समस्या क्या है। अभी देखिए, कुछ ही समय पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक पॉडकास्ट करके कहा कि अगर मणिपुर को नहीं संभाला गया या बीजेपी की जो राजनीति है तो पूरा देश मणिपुर बन जाएगा। कल हमने मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उन्होंने भी मणिपुर को अंडरलाइन किया। तो मणिपुर एक देश के सामने, इस समय देश के लोकतंत्र के सामने एक चैलेंज की तरह उभर रहा है, और मणिपुर को समझने के लिए उत्तर पूर्व की व्यवस्था को समझना है। उत्तर पूर्व की जो भौगोलिक व्यवस्था है और जो वहाँ का जो सामाजिक ढांचा है वो महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर पूर्व बहुत बड़ा क्षेत्र है और 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं हमारे। म्यांमार है, बांग्लादेश है और चाइना है। कई राज्यों के तो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। और जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था है वो एक सोसाइटी है जिसको हम कहेंगे मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक। अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, और वहाँ पर लोग ट्राइब्स में बटे रहते हैं। और जितने जो ट्राइब्स हैं उसमें जो लोगों की जो प्रथम लॉयल्टी होती है, जो समाज के लोगों का जो प्रथम संबंध जो होता है वो अपने ट्राइब के साथ होता है। जैसे आप उत्तर में एक रफली समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ जाति से लोग जुड़े महसूस करते हैं, उस तरह से वहाँ से ट्राइब से महसूस करते हैं। और अक्सर ये ट्राइब्स में हथियारबंद दस्ते भी होते हैं, और चूँकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स है तो हथियारों की सप्लाई आसानी से हो जाती है, और ये वहाँ की कानून व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चैलेंज होता है, जो भी वहाँ पर कानून व्यवस्था इस्टेब्लिश करने वाली एजेंसीज हैं उनके सामने। तो देखिए, आपकी बात अधिकारियों से हुई है, उनका क्या कहना है, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? मैं उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट को बताऊँ तो शायद आपके दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा कि मणिपुर की आबादी इस समय 28 लाख है, और एक समय में जब 1986 में मिजोरम को स्टेटहुड मिला था तो दिल्ली में एक हल्के में बात होती थी कि जो मिजोरम का पॉपुलेशन उस समय 13 लाख था, वो आरके पुरम के पॉपुलेशन से कम था। तो मणिपुर को हैंडल करने के लिए बड़ी सेंसिटिविटी चाहिए, बड़ी सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वो समाज ऐसा है जिसको फ़ायदा हुआ है जातिगत आरक्षण से, ट्राइबल समाज को फ़ायदा हुआ है, केंद्र सरकारों से जो समय समय पर आर्थिक जो अनुदान मिलते रहे उससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन उनको देश के मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, देश की मुख्य धारा में लाने के लिए एक बहुत सेंसिटिव हैंडलिंग की ज़रूरत है। और देखिए, आज समस्या क्या है, मणिपुर में क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो इसका सीधा संबंध डबल इंजन सरकार से है। अब मणिपुर में अगर उसकी आबादी में देखें तो जो बहुसंख्यक समाज है वो 53% है, और जो वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय है वो 40% है। वहाँ की असेंबली का स्ट्रेंथ है 60 सीट, और उसमें बहुसंख्यक समाज के 40 लोग आते हैं, और मुख्यमंत्री भी बहुसंख्यक समाज से आते हैं। तो बीजेपी वहाँ पर मुख्यमंत्री को हटाना नहीं चाहती है। केंद्र की सरकार वहाँ
किसी भी तरह से बहुसंख्यक समाज को नाराज नहीं करना चाहती है, और इसलिए ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और आप लगातार देखा, जैसे हमने बताया कि वहाँ हथियार समाज में बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो जो भी घटनाएं होती हैं वो हिंसक होती हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी झड़प हुई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, उसमें 3 लोग मारे गए। मणिपुर की सरकार ने उस पर आपत्ति जताई। सिक्योरिटी फोर्सेज को तो वापस भेजने की मांग को वहाँ के लोग कर रहे हैं, इतनी फोर्सेज अगर सुरक्षा नहीं दे सकती है तो वापस जाए। तो यही है ना कि देखिए, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, और दूसरा एक मरहम लगाने की ज़रूरत है। जो विपक्ष के सारे नेता लोग गए थे, जिन लोगों ने वहाँ देखा, उन लोगों ने यही देखा कि यही वहाँ के लोगों की मांग थी कि कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, और लोग जो डरे हुए हैं, जो लोग परेशान हुए हैं, इसमें लगभग 170 लोग मारे गए हैं और 7,000 लोग घायल हुए हैं, और लगभग 70,000 लोग इस समय रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विपक्ष का डेलीगेशन भी तो गया था वहाँ पर, इंडिया डेलीगेशन गया था, और उन लोगों ने ही जब वहाँ के लोगों से जब बातें की तो ये बातें आई कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसका एक्शन जो होना चाहिए बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। वहाँ के आदिवासी विधायकों ने, मतलब 20 विधायकों ने, जिसमें 12 से ज़्यादा आदिवासी थे, बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने लिखकर कहा कि अलग प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब जो वर्तमान प्रशासन है उस पर व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है लोगों को, अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर, जो अल्पसंख्यक वर्ग जो वहाँ का है, उसको वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर इस समय विश्वास हट गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बहुसंख्यक वर्ग से आते हैं, और अल्पसंख्यक वर्ग को लगता है कि जो सारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा गाइड हो रहा है। पीएम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, इसको लेकर विपक्ष है तोबा मचा रहा है। पीएम का जाना हर जगह जरूरी है? देखिए, पीएम का जाना हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अनेक राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो एक दिन कुछ घंटे मणिपुर बिताने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मणिपुर इस समय एक क्लासिक केस हो गया है कि अगर देश की आप विविधता को नहीं समझेंगे। देखिए, अभी G20 का एक बुकलेट बनाया गया था सरकार के द्वारा, और G20 के सारे डेलीगेट्स को दिया गया था। अगर आप उस बुकलेट को देखें तो उसमें पूरा जो मर्म उसका है वो ये है कि भारत में विविधता है, विविधता में एकता है, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत मजबूत है और ऐतिहासिक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। जब प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जाते हैं तो विविधता की बात, विविधता में एकता की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। लेकिन आप जब देश के अंदर राजनीति करते हैं, अब कल आपने रैली में देखा कि प्रधानमंत्री जी ने सनातन पे किस तरह से बातें की, तो ये तो देश को विभाजित करने वाली बात है। और मणिपुर इसका टेस्ट केस है कि अगर आप इस तरह की बहुसंख्यक राजनीति करेंगे तो आज मणिपुर जल रहा है, कल देश के दूसरे राज्य भी जलेंगे। तो अल्पसंख्यक राजनीति विपक्ष कर रहा है, वो बहुसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं, दोनों तरफ तो वही बात नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष कभी भी नहीं बोला है कि हम अल्पसंख्यक राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की बात करता है। बीजेपी के तो बहुत सारे प्रवक्ता 110 करोड़ बोलते हैं कि हम लोग लेकिन आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से ही आज बहुसंख्यक गोलबंद है बीजेपी के पक्ष में। देखिए, पहली बात कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि आज बहुसंख्यक गोलबंद है। अगर गोलबंद होते तो ये सनातन और इस तरह की बातों को करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये पिछले 9.25 साल में इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मध्यम वर्ग, सबके समस्याओं को जूझने में बिल्कुल ही विफल रहे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन है वो 140 करोड़ जनता की आवाज़ है। और आप पिछले चुनाव में देख लीजिए, इनका वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए। अगर बहुसंख्यक गोलबंद इनके पीछे रहते
तो सिर्फ 37% वोट 2019 जो इनका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है, उसमें भी सिर्फ 37% वोट है। 63% वोट तो फिर भी विपक्ष के साथ है। तो कहीं से भी बहुसंख्यक, क्योंकि देखिए जब गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, तो उसकी मार हर आदमी झेलता है। और सबसे पहले आदमी की ज़रूरत जो होती है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है। आप अपने बच्चे का भविष्य संवारना चाहते हैं, आप अपना आज संवारना चाहते हैं, तो इसलिए आप जो भड़काऊ कोशिशें हो रही हैं, और कोशिशें होंगी, चुनाव तक आप देखेंगे कि इस तरह की बहुत कोशिशें होंगी, लेकिन भारत की जनता बहुत जागरूक जनता है और हमारा एक बहुत प्राचीन इतिहास है और हमारे लोग समझ जाते हैं कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, और हमेशा सत्य के साथ खड़े रहेंगे, उसी के साथ खड़े रहेंगे जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनकी बात करेगा। जो भड़काएगा, विभाजन करेगा, लड़वाएगा, वैसे लोगों के साथ वो कभी नहीं खड़े मिलेंगे।